प्यारे विद्यार्थियों, आज हमें कक्षा 11वीं का पाठ 4 सामाजिक न्याय पढ़ेंगे और इसका अगला टॉपिक सामाजिक न्याय का अर्थ एवं विशेषताएं तथा आर्थिक न्याय व उसके लक्षण व विशेषताएं करेंगे। तो सर्वप्रथम हम पहला टॉपिक करते हैं सामाजिक न्याय का अर्थ एवं विशेषता। जैसा कि आप जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहता है। समाज में रहकर वह अपने समस्त कार्यों को पूर्ण करता है तथा समाज में रहकर ही वह अपना संपूर्ण विकास करता है। समाज व्यक्ति को उसके विकास के लिए वो सब सुविधाएं प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। समाज में रहते हुए व्यक्ति को जो राज्य या समाज जो सुविधाएं प्रदान करता है उसे सामाजिक अधिकार कहते हैं। राज्य या समाज द्वारा व्यक्ति को उसके विकास के पूर्ण अवसर प्रदान करना और किसी प्रकार का भेदभाव न करना सामाजिक न्याय कहलाता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलना, किसी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का किसी आधार पर जाति, धर्म, वंश, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव न करना सामाजिक न्याय है। या अर्थात सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार को समाज में ऐसा वातावरण या माहौल तैयार करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। तो इस प्रकार की व्यवस्था अगर समाज में होगी तो वहां सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय का अर्थ मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट करना चाहूंगा। समाज में व्यक्ति को राज्य द्वारा व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय कहलाता। व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का समाज में भेदभाव न करना, सभी व्यक्तियों को समानता का दर्जा देना सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता। अब हम सामाजिक न्याय की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं और उसमें सबसे पहली हमारी विशेषता है कानून के समक्ष समानता। संविधान द्वारा हमारे देश में व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है और इस अधिकार के तहत प्रत्येक व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। कानून के समक्ष किसी व्यक्ति के साथ धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग, आर्थिक, वंश आदि आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। समाज का एक गरीब व्यक्ति और देश का राष्ट्रपति कानून के समक्ष समान है। अगर कोई इन दोनों में से कोई अपराध करता है तो दोनों पर ही समान आपराधिक कानून लागू होता है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय में कानून के समक्ष समानता का विशेष महत्व है। दूसरा है हमारा सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन। समय के साथ समाज में परिवर्तन होते हैं। जब भारत आजाद हुआ तो हमारी सामाजिक व्यवस्था अलग प्रकार से थी और वर्तमान में सामाजिक व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन आ चुके हैं। इन सामाजिक व्यवस्था में अनेक बुराइयों ने भी घर कर लिया है, जिसमें दहेज प्रथा में भ्रष्टाचार और असमानता आदि शामिल हैं। अगर राज्य ऐसी व्यवस्थाएं करे कि समाज में किसी प्रकार के सामाजिक असमानता ना रहे, अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि समाज में आई हुई असमानताओं को या परिवर्तन जो बुरे परिवर्तन है उनको दूर करने का प्रयास करे या कानून बनाकर राज्य उनको दूर करे।
तीसरा है हमारा सामाजिक समानता। समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करना, प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, किसी प्रकार का किसी भी आधार पर जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर भेदभाव न करना सामाजिक समानता कहलाता। अगर किसी राज्य में सामाजिक समानता है तो वह राज्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित कर सकता है। चौथा हमारा पॉइंट है राज्य का हस्तक्षेप। वर्तमान समय में राज्य की भूमिका बदलती जा रही है। पहले राज्य का जो स्वरूप था वह कल्याणकारी था, लेकिन वर्तमान में राज्य हस्तक्षेपी राज्य हो गया। अर्थात राज्य अपने नागरिकों के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करने का कार्य करता है। राज्य उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था तक कार्य करने तक सीमित रह गया। राज्य विकास कार्य करने तक सीमित रहे। जो साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं वहां राज्य व्यक्ति के कार्यों में बाधा पहुंचाता है या व्यक्ति के कार्यों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में राज्य हस्तक्षेपी राज्य की भूमिका में आ गया। इसलिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि राज्य का व्यक्ति के व्यक्तिगत कार्यों, धार्मिक कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप हो, ताकि व्यक्ति अपना पूर्ण विकास बिना किसी हस्तक्षेप के कर सके। लास्ट पॉइंट है हमारा विशेषाधिकारों की समाप्ति। राज्य में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि किसी वर्ग विशेष को विशेषाधिकार न दिए जाए। अर्थात समाज में जो विभिन्न वर्ग हैं उनमें से किसी विशेष वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान ना की जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो वहां सामाजिक समानता समाप्त हो जाए। अतः सामाजिक समानता की स्थापना के लिए आवश्यक है कि चाहे गरीब वर्ग का व्यक्ति हो चाहे अमीर वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग को विशेष सुविधाएं प्रदान न की जाए। लेकिन राज्य अपने राज्य में पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों को ऊंचा उठाने के लिए, उनके विकास के लिए कुछ विशेष सुविधाएं तर्क के साथ उपलब्ध करा सकता है। जैसे कि हमारे देश में अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग तथा पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो इस प्रकार से हमारा पहला टॉपिक सामाजिक न्याय और उसकी विशेषताएं समाप्त होता है। अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक न्याय व उसके लक्षण व विशेषताएं। पहले हम आर्थिक न्याय को समझ करते हैं कि आर्थिक न्याय है क्या। आर्थिक न्याय से हमारा अभिप्राय है राज्य द्वारा व्यक्ति को आर्थिक अधिकार प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। आर्थिक अधिकारों में हमारे अधिकार कौन से आते हैं? काम का अधिकार, काम के लिए वेतन का अधिकार, उचित काम के लिए उचित वेतन का अधिकार, काम के निश्चित घंटे का और वृद्ध तथा कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता, ये हमारे आर्थिक अधिकारों में आती है। और किसी भी राष्ट्र या राज्य की सरकार अपने नागरिकों को आर्थिक अधिकार प्रदान करती है। और आर्थिक अधिकार प्रदान करते समय अगर राज्य या राष्ट्र किसी प्रकार का किसी आधार पर भेदभाव नहीं करता तो वहां आर्थिक न्याय व्याप्त है या आर्थिक न्याय है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, दोबारा से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि राज्य द्वारा अपने नागरिकों को आर्थिक अधिकार प्रदान करते समय किसी प्रकार का भेदभाव न करना आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय की विशेषताएं। आर्थिक न्याय की विशेषताओं में हम पहली हमारी विशेषता है काम का अधिकार। राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने देश के वासियों या नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराए
उनकी योग्यता के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले। आज हमारे देश में लगभग 30% शिक्षित बेरोजगारी है। शिक्षित बेरोजगारी। तो जब तक राज्य अपने नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाता, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्य में आर्थिक न्याय नहीं। अर्थात राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराए, ताकि वे अपने जीवन को आर्थिक रूप से समृद्ध बना सकें। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, समान काम के लिए समान वेतन। राज्य का यह कर्तव्य है कि समान काम के लिए समान वेतन का निर्धारण किया जाए। किसी भी प्रकार से कार्य देते समय या वेतन देते समय भेदभाव ना किया। काम के क्षेत्र में लिंग के आधार पर भेदभाव देखने को मिलता है कि कई बार उचित काम के लिए, समान काम के लिए एक व्यक्ति को अलग वेतन मिलता है तो दूसरे व्यक्ति को अलग वेतन। राज्य द्वारा न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाए और उस न्यूनतम मजदूरी से नीचे कोई भी व्यक्ति मजदूरी प्राप्त ना करे, यह सुनिश्चित भी किया जाए। अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी मजदूर वर्ग का शोषण करने का कार्य करता है, उसे उचित वेतन नहीं देता है या लिंग के आधार पर वेतन में भेदभाव किया जाता है, तो राज्य उस संस्था या व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई करे। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। व्यक्ति को अपने जीवन के विकास के लिए कुछ न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है और प्रत्येक राज्य उन मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कार्य करता है। जैसे न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं में हमारे रोटी, कपड़ा, मकान और काम या रोजगार, ये आवश्यकताएं हैं। और राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश के प्रत्येक वासी को भोजन, वस्त्र, निवास तथा रोजगार प्रदान करने का कार्य करे। कोई भी व्यक्ति न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं से महरूम ना रहे या किसी ऐसा कोई भी व्यक्ति ना हो जिसको न्यूनतम भौतिक आवश्यकताएं प्राप्त ना। अगर राज्य न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं को प्रदान करने में असफल रहता है तो वह राज्य आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकास नहीं कर पाए। तो प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कराए। अगला है हमारा चौथा, आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा से हमारा अभिप्राय है काम की गारंटी, तथा वृद्ध और कमजोर व्यक्तियों को आर्थिक सहायता। व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, ताकि समाज का प्रत्येक वर्ग आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि अपने देश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराए, प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले और समाज के वृद्ध, अपंग और कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता उपलब्ध। और विभिन्न देशों की सरकारें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती। हमारे देश में
आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नरेगा के तहत प्रत्येक एक वर्ष में 100 दिन का कार्य प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है तथा वृद्ध, कमजोर और अपंग व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के लिए उन्हें वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन और अपंग व्यक्तियों को आर्थिक पेंशन तथा कमजोर व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की आर्थिक योजनाओं के तहत सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है श्रमिकों के हितों की रक्षा। किसी भी देश के आर्थिक विकास में उस देश की श्रमिक बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि किसी देश के कृषि और उद्योग धंधे या निर्माण क्षेत्र उस देश के मजदूरों की मेहनत पर निर्भर करता है। अगर हम अपने मजदूरों को उचित वेतन तथा उनके हितों की सुरक्षा करेंगे तो वो ठीक प्रकार से कार्य करें। यहाँ हमारा मजदूरों के हितों से अभिप्राय है कि मजदूरों को उचित वेतन मिले, काम के जो वातावरण है वो अच्छा हो, उचित समय पर उन्हें अवकाश मिले, मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता मिले और उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, ताकि मजदूर वर्ग भी अपने परिवार के समृद्धि में सहयोग कर सके। अर्थात मजदूर वर्ग भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना सके। तो अगर प्रत्येक देश की सरकार अपने मजदूर वर्गों के हितों की रक्षा करेगी तो वहां आर्थिक न्याय की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा टॉपिक पूरा होता है। और प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जो हम विभिन्न लेसन्स के वीडियो तैयार करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनको बड़े ध्यान से देख रहे हैं और प्रत्येक लेसन को बड़े ध्यान से समझने का कार्य कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आपको प्रत्येक लेसन बड़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। धन्यवाद।